Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब सीख गए थे। तो वहाँ ग्लास स्लैब में जो हम सीखे थे तो वहाँ दोनों सरफेस आपका प्लेन था। जो ग्लास स्लैब लिए थे तो इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ था। एक बार यहाँ जब हम एयर से ग्लास में गए थे और दूसरी बार यहाँ जब ग्लास से हम बाहर निकले थे एयर में। तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ था। तो ये दोनों सरफेस आपका प्लेन था, एक दूसरे के पैरेलल भी था। ठीक है, तो ये पैरेलल सरफेस था दो। अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखते हैं कि अब जो लाइट इन कर रहा है वो सरफेस स्फेरिकल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस दिया हुआ है। मान लेते हैं ये सरफेस मेरा स्फेरिकल है। ठीक है, इधर आपका पूरा ही पोर्शन ग्लास का है। ठीक है, और इस साइड आपका एयर है। तो इधर ग्लास हो गया और इधर एयर हो गया। ठीक है, हम इधर का अभी एयर और ग्लास मान सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। ओके, तो इस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान रहे हैं और दूसरा जो मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान रहे हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए कि हम जो सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो सरफेस मेरा स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो हम उदाहरण में एयर ग्लास ले सकते हैं। ये किसी भी रेयर और डेंसर मीडियम को आप सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ रिफ्रैक्शन कैसे होगा। अब इसके लिए हम इसका रे डायग्राम बना के देखें कि कोई रे आता है तो किधर जाएगा। तो आप जो सरफेस स्फेरिकल ले रहे हैं इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम सी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका सेंटर सी है। जिस स्फेयर से कट करके आपने सरफेस बनाया है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर सी है। अब कोई हम पॉइंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ओ लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे को इंसिडेंट करवाए। तो मान लेते हैं एक रे इंसिडेंट हुआ, वो आया और एम पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। तो एम पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप पहले से जान रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रे ऑप्टिक्स, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तभी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चलता है, तभी हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। बिना नॉर्मल के काम नहीं होगा। और नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एम पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ, तो एम पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए आपको। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एम पॉइंट को हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है सी, उससे हम मिला दिए। सी पॉइंट से हम अगर मिलाएंगे तो नाउ दिस विल बी योर नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आई एंगल बन गया। इतनी बात समझ गए। अब सोचिए, अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता। तो रे जिस मीडियम से, अगर एयर है तो एयर से आ रहा है तो लाइट अपने ओरिजिनल दिशा में चला जाता, इस दिशा में वो जाता रहता। ठीक है, लेकिन इधर का मीडियम ग्लास है तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। एयर से हम लोग ग्लास में जा रहे हैं। इट मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो रेयर से जब डेंसर में जाते हैं तो टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल दिशा है जाने की और ये आपका नॉर्मल है। तो आप नॉर्मल की ओर मुड़ेंगे तो ये रे इधर की ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और मुड़ के मान लिए कि इस दिशा में चला गया। तो चला गया तो ये पॉइंट पहुंचा आई पॉइंट पे। तो अब ये जो आई पॉइंट है, यही आई पॉइंट ओ पॉइंट का इमेज बन गया। ठीक है, ओ पॉइंट का इमेज बन गया आई पॉइंट पे।
अब ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम लोग आर लेटर से रिप्रेजेंट किए। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब एम पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया एन। अब देखिए इंसिडेंट रे जो जा रहा है उस एंगल को हम लोग अल्फा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिला उस एंगल को हम लोग बीटा लेटर से, बीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो नॉर्मल है इस नॉर्मल को हम लोग गामा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ 3 एंगल भी बन गया, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अगर हम एक ट्रायंगल बना ओ एम एन, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ओ एम एन में अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा होता है P बाई बी। तो P हो गया यहाँ परपेंडिकुलर mn और B हो गया ON। तो mn बटा ON लिख सकते हैं tan अल्फा को। फिर अगर हम tan बीटा निकालना चाहते हैं तो MNI, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना MNI। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम tan बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो mn बटा ni आ जाएगा। और MNC, इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan गामा का वैल्यू हो जाएगा mn बटा nc। ओके, तो हम इस तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम निकाल के देखें क्या आता है। ओके, तो फिगर आप समझ चुके हैं। तो अब तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू निकालें। देखिए tan अल्फा आ गया mn बटा ON, अभी आपको बताए। tan बीटा आ गया mn बटा ni, और tan गामा आ गया mn बटा nc। तीनों आ गया, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का हम वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा स्मॉल होता है, बहुत छोटा एंगल होता है, तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, कॉस थीटा को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, और tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में सीखे होंगे, ठीक है। तो अगर एंगल छोटा है तो tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो इस आधार पे हम tan अल्फा को mn बटा ON लिखे हैं, तो tan अल्फा को अल्फा से रिप्लेस करें तो अल्फा विल बी इक्वल टू mn बाई ON, बीटा विल बी इक्वल टू mn बाई ni, और गामा विल बी इक्वल टू mn बाई nc। तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल आपका निकल चुका है। अब फिर से फिगर पे एक बार ध्यान दें, तो देखिए क्या आता है। फिगर को ध्यान देंगे तो देखेंगे क्या, अब देखिए अब ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई, तो हम इस आई को लिख सकते हैं, ये दो इंटीरियर एंगल है अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। तो अल्फा प्लस गामा को हम आई के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आई को लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। और फिर इस ट्रायंगल में देखिए, तो इस ट्रायंगल में हम गामा को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा, आर एंगल, और ये जो बीटा है तो आर और बीटा को जोड़ेंगे तो गामा का वैल्यू मिलेगा, और अल्फा और गामा को जोड़ेंगे तो आई का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से आई और आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अगला काम वही करते हैं। तो हम आई को लिखें अल्फा प्लस गामा और आर को लिखें बीटा। देखिए आई जो हो गया वो अल्फा प्लस गामा हो गया। तो अल्फा का वैल्यू जो हम पहले निकाले हैं mn बटा ON, उसका वैल्यू डाल दिए। गामा का वैल्यू mn बटा nc निकाले थे, तो ये वैल्यू डाल दिए। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू आई का वैल्यू निकाल लिए। फिर दूसरा जो फॉर्म आया था
कि r प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, और गामा का वैल्यू हम डाल दिए mn बटा nc और माइनस mn बटा ni। ओके, तो यहाँ से i और r का वैल्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। चलिए, तो i और r का वैल्यू यूज हो गया, निकल चुका है। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएं। तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए फिर से हम फिगर को देखें कि स्नेल्स लॉ हम कैसे लगा पाएंगे। तो देखिए, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए अब देखिए कि ये जो एंगल है, जो रे इंसिडेंट हो रहा है और जो नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और जो रे जा रहा है और नॉर्मल जो है, इनके बीच जो एंगल है, ये एंगल है आर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो आप पढ़े हैं स्नेल्स लॉ से कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट का नाम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होगा, तो ये पहले मीडियम और दूसरा मीडियम, तो ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में होता है, 1 म्यू 2 लिख सकते हैं इसको। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, ये स्नेल्स लॉ से लिखा जा सकता है। और 1 म्यू 2 को आप क्या लिखते हैं, तो 1 म्यू 2 को आप म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो ये जो स्नेल्स लॉ का फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग अब वहाँ पे यूज करें। तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम आई आर सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। अब स्नेल्स लॉ को यूज करें और देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर दैट विल बी इक्वल टू 1 म्यू 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, आई पहले मीडियम में बन रहा है तो 1 ऊपर लिखे, आर दूसरे मीडियम में बन रहा है तो 2 नीचे लिखे, तो इसमें कभी गलती नहीं होगी। और 1 म्यू 2 को हम म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख सकते हैं। ओके, तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू आ गया म्यू 2 बाई म्यू 1। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो आ गया म्यू 1 इंटू साइन आई एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ गया। और फिर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाए कि इफ आई इज स्मॉल देन साइन आई कैन बी रिटन एज सिंपली आई। इसको आई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। और अगर आर भी स्मॉल हो तो साइन आर को भी हम अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन आई के जगह आई कर दिए तो म्यू 1 इंटू आई, और इधर से आर को साइन आर को आर के बराबर कर दिए तो म्यू 2 इंटू आर। तो म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें हम जो आई और आर का वैल्यू निकाले हैं वो निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो हम आई और आर का वैल्यू जो निकाले हैं उसको डाल के देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए म्यू 1 हो गया और इंटू आई, आई का वैल्यू आया था mn बाई ओ एन प्लस mn बाई एन सी। ठीक है, और इधर आ गया म्यू 2 इंटू आर, और आर का वैल्यू आया था mn बाई एन सी माइनस mn बाई एन आई। तो हम आई और आर का वैल्यू डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते, एक तरह के टर्म को ले आए एक तरफ। तो देखिए इसमें mn जो है वो हर टर्म में है ऊपर, तो mn को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, mn हर जगह से हटा दिए। तो यहाँ पहला टर्म आया म्यू 1 बाई ओ एन, म्यू 1 बाई ओ एन आ गया। सेकेंड टर्म आया म्यू 1 बाई एन सी, तो म्यू 1 बाई एन सी गुना कर रहे हैं हम, तो म्यू 2 बाई एन सी, और इधर से आया म्यू 2 बाई एन आई। ठीक है, तो यहाँ एन सी टर्म दोनों में है म्यू 1 बाई एन सी, और यहाँ म्यू 2 बाई एन सी है। तो इस दोनों टर्म को एक साथ ले आए और इसको इस साइड ले आए, तो आ गया म्यू 1 बाई ओ एन प्लस म्यू 2 बाई एन आई, और ये इस साइड आया तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई एन सी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम लोग बाद में लेंस मेकर्स फार्मूला जो बनाएंगे वहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है,
तो इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से याद रखेंगे, μ1/ON, μ2/NI और μ2 - μ1/NC। अब देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये μ1/ON है, μ2/NI है। अब देखिए इसको फिगर से कैसे याद रखेंगे। तो फिगर से याद रखने के लिए आप पहले फार्मूला को लिखिए। तो फार्मूला आया है μ1/ON, ठीक है, प्लस μ2/NI एंड दैट इज इक्वल टू μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय NC। तो देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे। तो इधर कौन सा मीडियम है, इधर मीडियम है μ1, जो भी मीडियम ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इसी मीडियम में आप दूरी यूज कर रहे हैं ON, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ON, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मीडियम और उसमें जो दूरी आप नाप रहे हैं, सो इस साइड कौन सा मीडियम है, तो μ2 है, और इसमें आप दूरी नाप रहे हैं NI, ये इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये U हो गया और ये आपका V हो गया, ये इमेज डिस्टेंस है। तो μ2/NI सेकेंड मीडियम और सेकेंड मीडियम है दूरी, और इधर क्या कर रहे हैं, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को घटा दिए μ2 - μ1 और डिवाइडेड बाय जो मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज कर रहे हैं ना। तो ये दूरी है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि हम पहला मीडियम चुनेंगे, उसकी दूरी नोट करेंगे, फिर दूसरा मीडियम चुनेंगे, उसकी दूरी नोट करेंगे, ठीक है, और फिर डेंसर से रेयर घटा देंगे और मीडियम के रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करेंगे कि जो भी स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मीडियम हम इधर का ले रहे हैं और डिस्टेंस अपोजिट साइड का ले रहे हैं तो वहाँ माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। मीडियम एक तरफ का और दूरी दूसरे तरफ का हो तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, जिसको हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला में यूज करेंगे, तो वहाँ आप डिटेल समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नहीं तो अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको फिर सारा ये काम करना पड़ेगा, ये सारा डेरिवेशन अल्फा बीटा गामा मान के tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल के सारा काम करके हम लास्ट में फिर उसी रिजल्ट पे आ पाएंगे, ओके। तो बेहतर है कि हम उस फाइनल रिजल्ट को याद रखें और उसको डायरेक्टली यूज करें। चलिए, तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया है, अब इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर लें। तो आया है μ1/ON। तो देखिए ON क्या है, तो ON ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, आपका जो ON था वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और चूंकि वो लेफ्ट की ओर है तो -u हो गया। NI क्या है, तो NI आपका इमेज डिस्टेंस है, और ये राइट की ओर है तो ये +b हो गया। और NC क्या है, तो NC आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये राइट की ओर था इसलिए +r आ गया। तो हम अगर साइन कन्वेंशन को यूज करें तो ON के जगह -u, NI के जगह +v और NC के जगह +r यूज कर सकते हैं। तो अब आपका जो इक्वेशन आया है इसमें आप डाल दीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, तो μ1/-u आ गया, फिर प्लस μ2/v आ गया, और μ2 - μ1/r आ गया। तब इसी को हम लोग लिखेंगे μ2/v, पहले प्लस वाला लिख दिए, μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय r, ओके। तो आप देखें ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आ गया, μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय r, ओके। तो उम्मीद है आप रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस समझ गए हैं। हम 1μ2 को μ2/μ1 कैसे लिखे हैं इसको हम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए, आपको हम ये फॉर्मूला बताए थे कि हम एनी नंबर ऑफ मीडियम्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम वैक्यूम से 1 में गए, 1 से 2 में गए, और 2 से फिर वापस वैक्यूम में आ गए, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 1 के
बराबर होगा। ओके, तो हम 1 म्यू 2 को लिखना चाह रहे हैं, तो 1 म्यू 2 रहने दिए और 1 बाई ये दोनों टर्म नीचे आ गया, तो 1 बाई भी म्यू 1 इंटू 2 म्यू भी। ओके, और 2 म्यू भी को हम लिख सकते हैं 1 बाई भी म्यू 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1। अगर हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में जानते हैं तो हम इसको रिवर्स करके दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 म्यू भी को 1 बाई भी म्यू 2 लिखे, तो भी म्यू 2 ऊपर चला गया, तो भी म्यू 2 बाई भी म्यू 1 मीन्स 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का। और ये भी म्यू 1 का मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, ये पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो भी म्यू 2 को और भी म्यू 1 को ही हम म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख रहे हैं। अगर नथिंग इज रिटेन, कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो हम वैक्यूम समझेंगे। ठीक है, तो 1 म्यू 2 को हम म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग वहाँ फॉर्मूला में यूज किए थे। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आप रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस सीख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और फिर रे ऑप्टिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।